इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मीन टू से जो वेट होता है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसकी मदद से एक ऑब्जेक्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो कैसे लिखेंगे इसे? वेट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन with which earth attracts every object towards the center, toward its center. It is denoted by W। इसे W से डिनोट किया जाता है एंड इसका जो मैग्नीट्यूड होता है इट इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन due to gravity, so weight is equal to मास को हम m से नोट करते हैं और वैल्यू एक्सेलरेशन नोट करते हैं g से, weight equal to mg। weight is an vector quantity, weight is an vector quantity, mean to say weight can be, जो वेट होता है उसे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है डिफाइन करने के लिए। वेट can be 0, positive, negative और 0। मीन टू से वेट जो होता है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर और कैसी कंडीशन रखा हुआ है। अगर सेंटर ऑफ द अर्थ होगा तो वैल्यू ऑफ जी 0 होगी तो वेट भी 0 हो जाएगा अपने आप ही। Second point, SI unit of weight, SI unit of weight is Newton, because it is also a type of force। तो वेट होता है वो भी एक फोर्स का ही टाइप है, इसलिए जो उसमें हम यूनिट रखते हैं वो भी हमने फोर्स की ही रखी। एंड वेट जो होता है मेजर करने के लिए एक स्पेशल डिवाइस होता है जिसे बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। वेट ऑफ an object measured
बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस, हम स्प्रिंग बैलेंस की मदद से वेट को मेजर करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस को इस तरह डिवाइड होता है, और यहाँ पर हमारा कोई एक वेट इस पे अटैच होता है यूँ करते हुए। सपोज स्टोन, यहाँ से इसे फोर्स लगाता है, दैट्स एन स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस जो होती है वो किसी ऑब्जेक्ट के मास की वजह से नहीं करती है, मास की वजह से एक्ट नहीं करती है, बल्कि वो जो वर्क करता है वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज वेट जो लग रहा है उससे डिपेंड करता है, इसी और उसी को कैलकुलेट करके बताता है। हम मास जो होता है, मास इज कैलकुलेट बाय यूजिंग द आर्म बैलेंस। मास इज कैलकुलेटेड यूजिंग आर्म बैलेंस। मास को हम आर्म बैलेंस का यूज करके मेजर कर सकते हैं। आर्म बैलेंस जैसे कि हम तराजू को देखते हैं, तराजू को लेकर के रखते हैं, उससे हम वेट नहीं मास मेजर किया था उसके अंदर। इसी तरह से हाँ, एंड अनदर पॉइंट इज दैट जो वेट होता है, जिस तरीके से एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर पॉइंट पर सेम नहीं होता, उसी तरीके से जो वेट होता है वो भी प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। सो वेट ऑफ पर्सन ऑन मून is 1/6 the weight of person on earth। मुझे से जो वेट किसी भी इंसान का वेट जो होता है वो 1/6 होता है मून पर एज कंपेयर टू अर्थ। इसका मीन क्या हुआ, अगर कोई इंसान यहाँ अर्थ पर 120 kg का है, 120 kg का है अर्थ पर 120 kg का है, तो जब वो मून पर जाएगा तो वो सेम वेट होने के बावजूद भी जस्ट 20 kg का रह जाएगा। जिसका वेट यहाँ पर 120 kg है, वहाँ उसका जो वेट होगा मून पर वो 120 का जस्ट 1/6 रह जाएगा। तो कैसे लिखते हैं, वेट ऑन मून इज 1/6 द वेट ऑफ मून ऑन अर्थ। इसीलिए हमने एस्ट्रोनॉट को देखा है जो वहाँ पर जंप करते हैं, वो जंप करने का मेन रीजन यही रहता है क्योंकि उनका वेट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है एज कंपेयर टू वेट ऑन द अर्थ। इसी के साथ हमने यहाँ पर आपको वेट के बारे में हमने इस चैप्टर में बहुत सारी बातें सुनी। हमने सबसे पहले चैप्टर में आना ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, और फिर हमने इसमें आपको क्लैपलस लॉ ऑफ मोशन बताई, क्लैपलस लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद उसमें आने के बाद हमने फ्री फॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मैनी मोर टॉपिक्स दैट वी गो थ्रू दी चैप्टर। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़ा सा इससे चैप्टर को और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। और
इसी के साथ ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू। सभी बच्चे अपना काम कर लें। आज हम आप लोगों के सामने एक नेक्स्ट टॉपिक लाने वाले हैं इस चैप्टर का, जिसका नाम है फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है और फ्री फॉल को कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इन सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे। तो देखिए, फ्री फॉल सिंपल से सिंपल भाषा में हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कि जब एक ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में होता है और ऐसी कंडीशन में उस पर कोई दूसरी फोर्स काम न करे, तो उसी कंडीशन को हम फ्री फॉल कहते हैं। लेट अस सपोज एन एग्जांपल, जैसे देखिए यहाँ पर ये बॉल है और ये सरफेस है। यहाँ से इस सरफेस से बॉल डाउन, ये बॉल जो थी हमने हाइट पे लेके गए और हाइट से हमने ड्रॉप डाउन किया। जब हमने इस बॉल को नीचे की तरफ जाने को फेंका तो क्या हुआ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में आ गया। ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में आने पर एक बात और, जब ग्रेविटी फोर्स के इन्फ्लुएंस में आया इसमें नो अदर फोर्स, कोई दूसरी इस पर फोर्स काम नहीं कर रही है। इस समय जब इस पर कोई दूसरी फोर्स काम नहीं कर रही है तो ऐसी कंडीशन में ये केवल डाउनवर्ड जाएगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और इसी फिनोमेना को जब ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही हो और कोई दूसरा फोर्स उस पर काम न कर रहा हो, चाहे वो इंजन का फोर्स हो, चाहे वो एयर का फोर्स हो, एक्सेट्रा, कोई फोर्स हो, कोई फोर्स पे काम नहीं कर रहा है, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स पे वर्क कर रही है, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं फ्री फॉल। तो बॉल इज अंडर फ्री फॉल। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द फ्री फॉल? फ्री फॉल क्या हुआ? फ्री व्हेन the object is under the influence of gravitational force and no other force act on it then an object said to be in free fall. Then object said to be in free fall. ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट को हम फ्री फॉल बोलेंगे। मीन टू से, जब एक ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में होता है एंड नो अदर फोर्स एक्ट ऑन इट, और कोई दूसरा फोर्स उस पर काम नहीं कर रहा है, ऐसी कंडीशन में ही हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग कंडीशन में है। सपोज कीजिए एक पैराशूट से को लेकर के यहाँ से एक बलून है और यहाँ से एक इंसान यहाँ से जंप मारता है। वन मैन जंप फ्रॉम द, एक पैराशूट लेकर के गया ताकि अपनी सेफ्टी के लिए, तो ये यहाँ से जंप किया। तो जंप करते समय हम अब क्या देख सकते हैं, यहाँ पे ये किसी भी फोर्स के इन्फ्लुएंस में नहीं है सिवाय ग्रेविटेशनल फोर्स के। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर वर्क कर रही है, इसीलिए ये डाउन जाएगा। और यही कंडीशन एक फ्री फॉल कंडीशन है। इसी तरीके से जो सिपाही होते हैं
उन्हें भी एयरप्लेन के द्वारा जब हम जंप कराते हैं तो भी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो फ्री फॉल कंडीशन होती है। और भी कई ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होते हैं जिनमें हम देख सकते हैं कि वो फ्री फॉल की कंडीशन को फॉलो करते हैं। फ्री फॉल, यहाँ चुपड़ा देते हैं ना, फ्री फॉल। नाउ एक क्वेश्चन अराइज होता है, सपोज कीजिए आप एक कॉइन एंड एक फीदर कॉइन एंड फीदर आप दोनों को सेम हाइट से जमीन पर गिराते हैं तो विच विल टच द सरफेस फर्स्ट, तो सबसे पहले सरफेस को कौन टच करेगा, कॉइन और फीदर। कॉइन और फीदर में सबसे पहले सरफेस को टच कौन करेगा, तो जनरल सा आंसर हो सकता है, या हम सब ने देखा भी है कि आमतौर पे जो कॉइन होता है वो सबसे पहले टच करेगा। हैवियर इज द ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट टच, मोर इज द एक्सेलरेशन इन इट। जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा उतना ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा। ये पहले ये माना जाता था कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स पर लगेगी और जिसकी वजह से वो ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और जल्दी टच करेगा सरफेस को। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉइन था वो पहले सरफेस को टच करना चाहिए। और हम ये देखते भी हैं ऐसे सरफेस सेम हाइट सेम थी और दोनों वहाँ से थ्रो किए गए, लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम गैलीलियो, उन्होंने ये बोला असल में ऐसा नहीं है, असल में कॉइन एंड फीदर दोनों ही सेम टाइम पे सरफेस को टच करेंगे। और इस बात को प्रूव करने के लिए लीनिंग टावर ऑफ पीसा पर चढ़ के उन्होंने एक बड़ा पत्थर और एक छोटा पत्थर दोनों को एक साथ एक ही टाइम पे एक सेम हाइट से थ्रो किया, और थ्रो करने के बाद उन्होंने देखा कि दोनों ही सेम टाइम पर सरफेस को टच किए हैं। इस बात को देखते हुए उन्होंने ये साबित किया कि जो फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जो या फिर जो फ्री फॉल कंडीशन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फ्री फॉल इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। उनसे पूछा गया रीजन, फिर ऐसा क्यों होता है कि जो फीदर जो होता है वो लेट आता है और वही कॉइन पहले आ जाता है, तो उसने रीजन दिया कि असल में जो फीदर होता है वो और भी कई फोर्सेस को एक्सपीरियंस कर रहा होता है, इस वजह से वो थोड़ा टाइम लेता है। सपोज क्योंकि वो एयर की वजह से थोड़ा सा एरिया सरफेस एरिया भी थोड़ा बड़ा है, तो उस पर एयर जो होती है इफेक्ट कर जाती है और एक्सटर्नल फोर्स पे वर्क करती हैं। लेकिन वहीं जो कॉइन होता है उस पर कोई और दूसरी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करती और वो सेम टाइम पर टच कर जाता है। इसीलिए अगर जो हमें कॉइन पहले आता है वो दिखता है, लेकिन अगर हम उन दोनों के बीच में से एयर गैप कर दें और एक्सटर्नल एयर की कोई इन्फ्लुएंस ना हो, तो ऐसी कंडीशन में दोनों सेम टाइम पे ही सरफेस को टच करेंगे। तो इस बात को दिखाने के लिए एक साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट बॉयल, उन्होंने कॉइन को और इसको दोनों को उसमें से एयर स्पेल आउट कर दिया, और वैक्यूम क्रिएट किया। तो उन्होंने ये देखा कि जो कॉइन था और फीदर था सेम टाइम पर ही सरफेस को टच किया, क्योंकि अब कोई एयर का इन्फ्लुएंस और फीदर पे भी नहीं था और न कोई इन्फ्लुएंस कॉइन पे था। और ऐसी कंडीशन में जो हमने रखा तो दोनों ही सेम टाइम पे सरफेस को टच किए। तो इस बात से क्या साबित होता है, इस बात से ये बात प्रूव हुई कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस विद इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास।
एक्सेलरेशन प्रोड्यूस in the freely falling body is independent of mass, जो मास होता है उससे इंडिपेंडेंट होता है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। को मोशन करने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। बिना किसी फोर्स के कोई ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ सकता, और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो इसका मतलब क्या है, उस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है। अब उस ऑब्जेक्ट पे अगर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है तो हमने बहुत सी ऑब्जेक्ट देखे हैं, जिस तरीके से हमने कार का एग्जाम्पल लिया, बहुत सी चीज़ों का, कार का, बस का, ट्रक का और बर्ड्स का, बहुत सी चीज़ों का एग्जाम्पल लिया, जिससे हमने देखा कि वहाँ पे मोशन तब होता है जब उनमें फोर्स लगता है। लेकिन यही मोशन नहीं, लेकिन हम कुछ और तरीके के मोशन भी देखते हैं जो हमारी डेली लाइफ में होते हैं। जैसे कि हम एक बॉल को ड्रॉप करते हैं ऊपर, तो बॉल जो होती है, बॉल हमेशा नीचे ही क्यों आती है? बॉल नीचे आती है तो इसका मतलब क्या है, इस पर कोई फोर्स एक्ट कर रही होगी। अब इस पर कोई फोर्स एक्ट कर रही है तो कौन सी फोर्स एक्ट कर सकती है इस पर, और उस फोर्स का नाम क्या है? बॉल ही क्यों, रेन ड्रॉप जो होती हैं, बिग क्लाउड जो होते हैं, क्लाउड से रेन आता है, रेन। तो ये रेन है, इस रेन ने क्या कर रखा है, रेन से वाटर आ रहा है ज़मीन पर। तो ये ऐसा क्यों होता है कि हमेशा वाटर जो होता है ज़मीन के नीचे ही आता है? ऐसा क्यों नहीं होता कि वाटर डाउन जाता है, डाउन जाने के बजाय ऊपर की तरफ क्यों नहीं आ पाता? इसी तरीके से आप देखिए, आपने कभी रिवर्स को देखा होगा, तो रिवर्स जो होती हैं एक झरने पे आने के बाद में ज़मीन पे नीचे यूँ गिरती हैं, यूँ, तो और फिर यूँ होते हुए इस तरीके निकलती हैं। तो ये डाउन आ रही हैं, ये डाउन क्यों आ रही हैं? इसी तरीके से हम बहुत से ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इसी बॉल को हम लेते हैं, इस बॉल को अगर हम यहाँ से ऊपर फेंकते हैं तो एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में ये जीरो हो जाती है और ये दोबारा से लौट के इसी बॉल पे नीचे आ जाती है। जैसे कि हमने इसे अप किया तो ये डाउन आ जाती है। इस तरीके की हम अपने डेली लाइफ में बहुत से एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये क्या ऐसा कारण है जिनकी वजह से ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं सरफेस पे आती हैं? तो इसका आंसर देने के लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इसाक न्यूटन। वो एक बार एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे, तो उन्होंने ये नोटिस किया कि जितनी बार भी एक एप्पल पेड़ से गिरा वो हमेशा नीचे की तरफ ही आया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो एप्पल उठ करके ऊपर की तरफ चला गया। तो इस बात को देखते हुए उन्होंने ये सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उनका दिमाग चला। तो इस बात को देखते हुए उन्होंने ये सोचा कि आ किस पर रही है, तो ज़मीन पे आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका रूट कॉज ज़मीन ही है, ज़मीन, और ज़मीन किसकी? अर्थ की। तो अर्थ ही इस पर कोई फोर्स लगा रहा है। फिर उन्होंने एप्पल को ही नहीं देखा, एप्पल के अलावा बहुत सी चीज़ों को देखा, जैसे कि चौक, यहाँ से देखिए ऊपर से थी नीचे ही आई। तो बहुत सी चीज़ों को देखा और ये नोटिस किया कि हर ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट हमेशा ज़मीन की तरफ डाउनवर्ड ही आता है, या एक तरीके से अट्रैक्ट होता है, या हम ये कह सकते हैं कि वो जो अर्थ है वो उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए न्यूटन ने ये बोला कि हर ऑब्जेक्ट को अर्थ अट्रैक्ट करती है, हर ऑब्जेक्ट को अर्थ अट्रैक्ट करती है और एक फोर्स लगाती है उस पर, और उस फोर्स का उन्होंने नाम दिया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन।
या ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे उन्होंने नाम क्या दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ये कौन सी फोर्स होती है? हमने अभी तक इन सब एग्जाम्पल में देखा कि ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव फोर्स है और हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने का ही काम करती है। इट इज अ टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। और हम थोड़ा सा लिखते हैं, कैसे बोलेंगे, द फोर्स with which earth attracts each object toward its center, toward its center mean to say कि जिस फोर्स से अर्थ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है सेंटर की तरफ, उसी फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नाम देते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल, फॉलिंग ऑफ रेन डाउनवर्ड, फॉलिंग ऑफ रेन डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स का दूसरा एग्जांपल होता है कि वो एटमॉस्फेयर को होल्ड कर रखता है। ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को होल्ड करने का काम करती है ग्रेविटेशनल फोर्स। इस तरीके से बॉल मूव डाउनवर्ड, बॉल जो होती है डाउनवर्ड आती है, बॉल मूव डाउनवर्ड, डाउनवर्ड बॉल जो होती है डाउनवर्ड आती है, जमीन की तरफ अट्रैक्ट की जाती है क्योंकि उस पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है जिसकी वजह से वो उसकी तरफ जमीन पे खिंच रही है। अब ये सब बातें तो हमें समझ में आई। अब देखिए ये किस चीज़ से इफेक्ट होते हैं। न्यूटन ने क्या बोला? न्यूटन ने बोला, न्यूटन अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट, अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट मतलब कि हर ऑब्जेक्ट को ये अट्रैक्ट करता है। लेकिन हम ये तो नहीं देखते कि ये चौक का डब्बा और ये चौक आपस में जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। हमने ऐसा तो कभी देखा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता? द सिंपलेस्ट रीजन बिहाइंड इज दैट कि इन दोनों के बीच में फोर्स जो लगती है बहुत ज़्यादा कम होती है और ये फोर्स जो होती है इनके मास पर डिपेंड करती है। तो इस और अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा कम होता है तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इस बात को देखते हुए न्यूटन ने बोला कि इफ मास इज लेस, इफ मास इज लेस जीवी और ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज गोइंग टू बी लेस। मीन टू से अगर मास कम होगा तो उन दोनों में जो फोर्स लगेगी वो भी बहुत ही ज़्यादा कम होगी। जिस तरीके आप यहाँ देखिए, ये एक छोटी सी बॉल और ये एक छोटी सी बॉल, ये इन दोनों की बॉल ए एंड बॉल बी। अब इन दोनों का मास बहुत ज़्यादा कम है तो लेस फोर्स तो ये दोनों बहुत कम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे एक दूसरे की तरफ। लेकिन वहीं केस 1 एंड केस सेकंड में मास इज मोर। इफ मास
इज मोर, मास ज़्यादा है, देन फोर्स इज हाई, तो फोर्स जो होगी वो भी हाई होगी। जिस तरीके से हम देख सकते हैं टू प्लैनेट्स, प्लैनेट नंबर 1 एंड प्लैनेट नंबर 2, ए एंड बी, इन दोनों का मास बहुत ज़्यादा है। मास बहुत ज़्यादा होने की वजह से फोर्स हाई, फोर्स इज हाई। और एक पॉइंट और, किसी ऑब्जेक्ट में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ये केवल उसके मास की वजह से डिपेंड नहीं करता, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर रखा हुआ है। अगर और दो ऑब्जेक्ट पास में हैं तो ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, और वहीं दो ऑब्जेक्ट दूर हैं तो रेस्पेक्टिवली वो कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके अकॉर्डिंग पहले हम समझते हैं उसके बाद लिखेंगे। सपोज कीजिए अगर दो ऑब्जेक्ट नंबर ए एंड ऑब्जेक्ट नंबर बी, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है और सेकंड ऑब्जेक्ट का मास m2 है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बना हुआ है ना वो r है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन प्रोडक्ट ऑफ द मास। जो मास का प्रोडक्ट होगा m1 एंड m2 इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास। जो प्रोडक्ट ऑफ मास है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और वहीं जो फोर्स होती है फोर्स वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। पहले एक बात समझिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। मीन जैसे कि अगर ये मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये दोनों हैं। फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। अगर प्रोडक्ट ऑफ मास बढ़ा तो फोर्स भी बढ़ेगी। इन सिमिलर मैनर अगर मास डिक्रीज हुआ, प्रोडक्ट ऑफ मास डिक्रीज हुआ तो फोर्स भी डिक्रीज जाएगी। इस तरीके से हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिंपल भाषा में एक चीज की बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ेगी। सेकंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलने का मतलब क्या है कि अगर फोर्स जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो स्क्वायर, मतलब कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगी। मतलब कि एक फोर्स के एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी में कमी आती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और एक क्वांटिटी कम होने में से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज करती है, यही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
आप इन दोनों टर्म्स को बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, इसलिए अभी से आप इनको समझते हुए चलें। सो व्हाट इज आवर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, first, each object attracts another object with a force which is directly proportional to their mass, to their product, directly proportional to मास से नहीं, प्रोडक्ट से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, that is F is directly proportional to m1 and m2. And second part, force of attraction in between two body is inversely proportional to square of distance in between them. Force of gravitation is inversely proportional to the square of distance in between them. Square of distance in between them mean force is inversely proportional to r square. That is equation number 1 and that is equation number 2. Mass and force is inversely proportional to distance in between them. Now combining both, दोनों कंबाइन करने पर क्या बना? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. नाउ जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट भी लगाते हैं. तो हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लिया g. तो फोर्स इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर g is gravitation constant. Gravitational constant.
तो दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ आवर ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फॉर्मूले से क्या पता चलता है, हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि हाँ देखिए कि हमने जो आपको एग्जांपल दिया था कि बॉल्स के बीच में फोर्स कम क्यों लगती है, तो देखिए दो बॉल्स थी, इनका मास स्मॉल मास, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मास इफ मास इज लेस स्मॉल मास, तो देखिए ए और बी दोनों बॉल का जो मास है वो बहुत ज़्यादा कम है और इनके जो डिस्टेंस भी होगा आर। देखिए इन दोनों बॉल के बीच में क्या है, मास बहुत ही ज़्यादा कम है, और जब मास बहुत ज़्यादा कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी बहुत ही ज़्यादा कम होगा। इसी तरीके से अगर हम दूसरी हम चीज़ देखते हैं कि दो बड़े बड़े प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं जब हम, तो ये प्लैनेट नंबर 1 और प्लैनेट नंबर 2 ए एंड बी, इसका मास m1, इसका मास m2, हैवी बॉडी, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मास ज़्यादा है, इनका मास कैसा है, बहुत ज़्यादा है। जब मास ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा होगी, तो मोर फोर्स एंड लेस इज द फोर्स। तो मास ज़्यादा और कम होने से जो फोर्स है वो किस तरीके से इफेक्ट होती है, ये हमने यहाँ पे देखा है। नाउ SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेम एज द यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज न्यूटन। SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेम एज फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं कि फोर्स ही ना, इज न्यूटन। अब एक क्वेश्चन राइज करता है ग्रेविटेशनल फोर्स स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो एज फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक फोर्स है, तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स is a vector quantity। ग्रेविटेशनल फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटी कांस्टेंट की यूनिट। तो जैसे कि देखिए हमारा क्या फॉर्मूला क्या था, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए तो यहाँ से क्या होता है, यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, हम इसमें ऐसे यूनिट की बात करेंगे, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड मास kg and distance meter. Now taking all the point in this side, so G is equal to F R is G equal to F R square m1 m2। तो यहाँ वैल्यू पुट करने पर न्यूटन मीटर स्क्वायर
एंड kg, तो क्या बनाइए, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड kg -2। और इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 होती है। एक कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसकी यूनिट लगाने पर kg स्क्वायर। ये वो फोर्स होती है, ये ग्रेविटी इतनी वो फोर्स होती है जब 1 kg के दो ऑब्जेक्ट आपस में 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो जब दो ऑब्जेक्ट ए और बी में जो फोर्स लगता है वह फोर्स 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन के बराबर होता है। और एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ये वैल्यू रहती है। ये हमारी वैल्यू हमें लर्न कर लेनी चाहिए, हमें काम आएगी। ओके, इससे पहले हमने आपको पिछले टॉपिक के बारे में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया था, ग्रेविटेशन होता क्या है उसके बारे में बताया था, और उसके एप्लीकेशन के बारे में बताया था। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को बाइंड किए रखते हैं। हमने जैसे पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, यूनिवर्सल फोर्स होती है, वो हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है। इसलिए चाहे वो छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट हो, चाहे बड़े से बड़ा प्लैनेट का ना हो, हर ऑब्जेक्ट के बीच में यह फोर्स लगती है। इसलिए इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होगी, और वहीं अगर मास कम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होगी। इसी तरीके से जो दो बॉल्स होती हैं उनके मास कम होते हैं, इसलिए उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है। वहीं अर्थ बिटवीन टू अर्थ एंड सन जो होता है, उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि उनका मास भी ज़्यादा है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यही रिस्पॉन्सिबल है सोलर सिस्टम को अपने सर्कुलर ऑर्बिट पर रिवॉल्व करने के लिए, सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए। अर्थ जो मेन रीजन है वो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। अर्थ ही नहीं, सभी प्लैनेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं सन की वजह से, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही सन के ऑल अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इन अ सिमिलर मैनर, टाइड्स इन अ सी आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इन बिटवीन द अर्थ एंड मून। अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ये लीड करता है उसको कि सी में टाइड्स बनते हैं। टाइड में लहरें, कभी लहर बहुत ज़ोर से बनती है, कभी धीरे बनती है, कभी ज़ोर से बनती है आगे आती है, कभी धीरे आती है। पानी की लहर बहुत ज़ोर से आना, यही हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बहुत से एग्जांपल हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, या हमने सुने हैं, देखे थोड़ा बहुत हमने एक्सपीरियंस भी किए हैं। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं वो है हमारा केपलर्स लॉ ऑफ मोशन। केपलर्स जो थे एक 16th सेंचुरी के एस्ट्रोनॉमर्स थे। उन्होंने प्लैनेट्स के मोशन को देखते हुए, उनकी कैलकुलेशन को देखते हुए उन्होंने प्लैनेट के मोशन के लिए 3 लॉ दिए जिन्हें केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन बोलते हैं। और ये सेम लॉ जो होते हैं, यही सेम लॉ सैटेलाइट के रिवॉल्यूशन के लिए भी अप्लाई हो सकते हैं। सैटेलाइट्स जैसे कि मून, इस तरीके से उन्होंने अपने 3 लॉ के अकॉर्डिंगली ये समझाने की कोशिश, प्लैनेटरी मोशन जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं अर्थ, तो किस तरीके से रिवॉल्व करते हैं उसको समझाने की कोशिश की थी केपलर्स ने अपने लॉस के अंदर। तो हम 1 बाय 1 करके केपलर्स लॉ ऑफ मोशन को देखते हैं। Our today's topic is Kepler's law of motion. First law. First law. According to first law,
फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि हर एक प्लैनेट जो रिवॉल्व करता है वो उसकी जो ऑर्बिट होती है इन एक्चुअल में वो ऑर्बिट सर्कुलर नहीं होती। उन्होंने एक नई ज्योमेट्री बताई कि जो प्लैनेट होती हैं वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। इन एक्चुअल जो जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करती हैं वो सर्कुलर नहीं होती, वो इलेप्टिकल ऑर्बिट होती है। जैसे यहाँ पर ये इलेप्टिकल ऑर्बिट के टू फोकस दो होते हैं, फोकस F1 एंड फोकस F2। और ये हमारा प्लैनेट सपोज अर्थ, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ये सारे के ऑल प्लैनेट जितनी प्लैनेट्स होते हैं सारे के सारे अर्थ को लेके सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन इलेप्टिकल ऑर्बिट। और इलेप्टिकल ऑर्बिट में जो सन होता है उस इलेप्टिकल ऑर्बिट के दोनों फोकस में से एक फोकस में प्रेजेंट होता है। लेट अस सपोज दैट इज आवर सन। तो वो फर्स्ट लॉ क्या बोला? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ each planet revolves around the sun, revolves around the sun in the elliptical orbit, and sun is present at one focus either of two फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि सन के अराउंड जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा और वो दोनों फोकस में से एक फोकस में प्रेजेंट होगा। दैट्स आवर फर्स्ट लॉ। नाउ मूव टू सेकंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या बताता है? सेकेंड लॉ कहता है कि जिस तरीके से ये हमारा प्लैनेट है, प्लैनेट की ऑर्बिट, सपोज दैट्स अ ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट एंड सपोज सन इज प्रेजेंट देयर, planet is there and planet is there, और यहाँ से हम इसे कनेक्ट करते हैं यूँ। ये तो ये पोजीशन को हम मानते हैं ए बी और ये सी डी। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर कोई प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है और दिए गए टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन टू से जो लाइन प्लैनेट को और सन को ज्वाइन कर रही है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में
इक्वल एरिया स्वीप करेगी। मीन टू से ये एरिया और ये एरिया और टाइम टी में है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, टी है, टाइम टी है दोनों का, तो ये दोनों की वैल्यू जो होगी सेम होगी। मीन टू से एरिया ऑफ दैट एरिया इज बिकम इक्वल टू दैट एरिया। ये एरिया और ये एरिया आपस में इक्वल होंगे, और अगर प्लैनेट की नियर है सन के तो मूव विद फास्ट स्पीड। अगर प्लैनेट सन के पास में तो उसकी स्पीड फास्ट होगी, एंड सिमिलर मैनर अगर प्लैनेट सन से दूर है तो उसकी स्पीड स्लो स्पीड होगी, स्लो स्पीड। तो क्या बोला सेकंड लॉ, इसे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, line joining the sun to the planet sweep the equal area in equal interval of time, मीन टू से जो लाइन जो होती है जो सन और प्लैनेट को टच कर रही है वो इक्वल इंटरवल टाइम के अंदर इक्वल एरिया स्वीप करेगी। मीन टू से एरिया of figure CDS is become equal to area ABS, मीन टू से ये एरिया और ये एरिया A1 एंड एरिया A2, and area A2. That's a second law of motion. Second law of motion is second law of planetary motion. अब ये दोनों लॉ होने के बाद अब चलते हैं अपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे, कैप्लस थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Kepler third law of motion, planetary motion, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये बताता है हमें क्यूब ऑफ डिस्टेंस। ये कहता है क्यूब ऑफ डिस्टेंस का क्यूब प्लैनेट और सन के बीच में जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस
स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड दैट इट टेक टू कंप्लीट इट्स वन कंप्लीट सर्कुलेशन। मीन टू से वो डिस्टेंस प्लैनेट और सन के बीच में डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आर जो है, इसे पूरा रिवॉल्यूशन लेने में टाइम टी लगता है। इनके बीच में उन्होंने रिलेशन बताया कि ये इधर प्लैनेट है, इधर सन है, लेट्स से अर्थ। तो प्लैनेट और अर्थ के बीच में डिस्टेंस और पूरा रिवॉल्यूशन लेने में टाइम जो लग रहा है वो टाइम है टी। तो जो क्यूब ऑफ डिस्टेंस is directly proportional to square of time. So according to third law, q of distance in between the planet and sun is directly proportional to the square of time period it take for its complete revolution, अपने कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ से हमें कैप्लस तीन लॉ मिले। कैप्लस में के फर्स्ट लॉ में उन्होंने बताया कि कैसा रास्ता होता है। उन्होंने बताया कि सर्कुलर पाथ होता है जिसके अराउंड में अर्थ या आउटवर्ड प्लैनेट रिवॉल्व करता है। उन्होंने फिर बताया कि प्लैनेटरी मोशन में कितना एरिया कितने इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर शिफ्ट करता है। और फिर उन्होंने हमें बताया कैप्लस थर्ड लॉ मोशन में कि तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन बताया। लेकिन वो हमें ये बात नहीं बता पाए कि इन सब को रोटेट कराने के लिए कौन सी फोर्स वर्क कर रही है, या जो कौन सी ऐसी फोर्स है जो कि इनके रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल करती है। तो ये उनके लिए एक पहेली थी। लेकिन ये फिर पहली बाद में न्यूटन ने आके सुलझाई थी, जिसमें उन्होंने अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्णन दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये जितने प्लैनेट हैं रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसकी वजह से सारे प्लैनेट जो होते हैं अपनी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर पाते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स किसी एक ऑब्जेक्ट पर नहीं, हर ऑब्जेक्ट पर लगता है, इसलिए वो यूनिवर्सल फोर्स है। और कैप्लस थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से ही जो न्यूटन थे उन्हें अपना इन्वर्स स्क्वायर लॉ मिला। और ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ कैसे मिला, इसे हम देखते हैं जरा आगे। इन्वर्स स्क्वायर लॉ, वाई कैप्लर्स लॉ।
देखिए, जैसा कि हमें पता है, हमने आपको इनिशियल स्टेट जो क्लास 9 का चैप्टर मोशन उसमें बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो उसे एक सेंटर से फोर्स लगता है, जिस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो फोर्स जो होती है मास वेलोसिटी के स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होती है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्लैनेट फोर्स इक्वल टू mv²r। नाउ जैसा हमें पता है कि जो मास है वो कांस्टेंट होता है, तो इसलिए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²/r। अगेन हम यहाँ देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन d अपॉन t। अब डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस ये वाला पाथ होगा, कहा जाए तो d क्या होगा? सर्कमफ्रेंस। d इक्वल टू सर्कमफ्रेंस अपॉन टाइम। सर्कमफ्रेंस अपॉन टाइम। सर्कमफ्रेंस कितनी है इसकी? सर्कमफ्रेंस है 2πr अपॉन t। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना? वेलोसिटी इक्वल टू 2πr अपॉन t। अब जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे 2π जो है कांस्टेंट वैल्यू है, 2π कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम इसे तो इसे हम हटा सकते हैं बाई प्रोपोर्शनल लगाते हुए, प्रोपोर्शनल टू r अपॉन t। नाउ हमने क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड हमने क्या किया? स्क्वायर किया। तो मैं थोड़ा सा सीरीज कर देता हूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर किया, क्या हुआ? v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² अपॉन t²। नाउ v² हमने क्या किया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो r² अपॉन t² हमने r अपॉन r किया, तो क्या हुआ इसमें से? यहाँ आया v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ अपॉन t² इंटू 1 अपॉन r, एंड that is constant from Kepler's law, from Kepler third law, it is constant. So v² become equal to 1 upon r।
वी स्क्वायर की जो वैल्यू है 1/r के बराबर हो गई। अब देखिए यहाँ पर फोर्स जो है, यहाँ पे देखिए फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1/r के बराबर। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर, तो फोर्स क्या हुआ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r इंटू 1/r, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, दैट इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ। इस तरीके से कैपलर्स लॉ का यूज करते हुए हमने देखा कि न्यूटन ने किस तरीके से इनवर्स स्क्वायर लॉ को बनाया था। Now, gravitational force and third law of motion. Gravitational force and third law of motion. तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, if an object apply force on another object, then equal and opposite force experience by that object that is opposite in direction. मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो वो ऑब्जेक्ट भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होती है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होती है। तो इस बात को देखते हुए क्या मतलब है इसका कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, मतलब हर एक्शन का रिएक्शन होता है और सिंपल आसान जैसे को तैसा। तो इसका मतलब क्या है? सपोज कीजिए जैसे कि ये स्टोन है और ये अर्थ है। अगर ये स्टोन इधर अर्थ के द्वारा अट्रैक्ट किया जा रहा है, अट्रैक्टेड बाई अर्थ, मूव डाउन, नीचे की तरफ अर्थ के द्वारा अट्रैक्ट किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो अर्थ है ये इस अर्थ के द्वारा भी ये अट्रैक्ट हो रहा है, मीन टू से अर्थ ऊपर की तरफ जा रही है थोड़ा सा, क्योंकि जब ये डाउन जा रहा है तो अर्थ भी अब जानी चाहिए। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो ये कहता है कि इक्वल एंड अपोजिट मीटर से अगर इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है
अगर फोर्स की फोर्स लग रही है तो फोर्स लगने से एक्सेलरेशन पैदा होगा, अगर एक्सेलरेशन पैदा होगा तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो मतलब क्या है, जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है इस पर तो ये भी फोर्स लगा रहा होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो अर्थ भी इस बॉल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब ये है। तो बॉल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट अगर हो रही है तो हमें तो दिखती नहीं है, ऐसा क्यों? तो इसका रीजन छिपा हुआ है सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। सेकंड लॉ क्या होता है? सेकंड लॉ था हमारा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F अपॉन m, x इज इक्वल टू F अपॉन m। जिस तरीके से देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो आ रहा है हमारा, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसीलिए हम क्या देख सकते हैं कि जो बॉल है उसका मास बहुत ही ज़्यादा कम है, और बॉल का मास कम है इसलिए उसमें एक्सेलरेशन भी ज़्यादा पैदा हुआ है, और वहीं अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू बॉल, इसलिए उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता भी है तो वो नाक के बराबर होता है, वो नज़रअंदाज करने लायक होता है, उसे हम नोटिस भी नहीं कर सकते। जैसे बोल सकते हैं एज द मास ऑफ बॉल इज वेरी स्मॉल, so acceleration produce also very less, जो मास है बॉल का बहुत ही ज़्यादा कम है, इसीलिए उसमें जो एक्सचेंज पैदा हुआ है वो भी कम ही है। सेकंड, mass of the earth is very large, mass of earth is very large, so the acceleration produced is also very less। जो मास अर्थ का मास है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें जो एक्सीडेंट पैदा होता है वो कम होता है। डेट डिफिकल्ट टू नोटिस। ये माना ये कितना एक्सीडेंट पैदा करती है अर्थ, तो ये देखा जाता है कि अर्थ जो होती है 1 kg के ऑब्जेक्ट में, 1 kg का अगर ऑब्जेक्ट है कोई, तो उसमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करती है। मीन टू से इस फोर्स से वो उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। तो इस तरीके से देखते हुए हमने ये देखा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी फॉलो करता है ग्रेविटेशन फोर्स। लेकिन देखिए यहाँ पे जैसा कि हम लोगों को पता है कि हर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट ओ और ये ऑब्जेक्ट ए। देखिए ऑब्जेक्ट ओ जो है ऑब्जेक्ट ए के द्वारा अट्रैक्ट किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के बाद भी ये अट्रैक्ट इसके पास क्यों नहीं आता? देखिए सेम आंसर इज दिस कि इस पर लगने वाली फोर्स केवल यही फोर्स नहीं है, ये और भी ऑब्जेक्ट के द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस करता है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से।
इस पर हर जगह से फोर्स एक्सपीरियंस होता है, हर ऑब्जेक्ट ऊपर इधर हर जगह से फोर्स लग रही है यूं। तो जब हर तरीके से हर जगह से फोर्स लग रही है इस पर, और ये अर्थ भी फोर्स लगा रहा है, तो नेट फोर्स जो होती है, नेट फोर्स पर लगने वाली नेट फोर्स इज जीरो। मीन टू से व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज दैट, इट इज टाइप ऑफ बैलेंस फोर्स। तो एक तरीके बैलेंस फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लग गई, बैलेंस फोर्स। और जैसा कि मैंने पहले समझ रखा है कि जो बैलेंस फोर्स होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं ला सकती, इसलिए तो बैलेंस फोर्स की वजह से आमतौर पे हम ऑब्जेक्ट को दिखते हैं तो वो अपनी पोजीशन पे ही रखे रहते हैं, किलिंग नहीं होते किसी से, या टकराते नहीं हैं या चिपक नहीं जाते, क्योंकि बहुत सारी फोर्स में काम कर रही हैं, इसलिए वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं। और फोर्स जो उसमें प्रोड्यूस होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। लेकिन अगर हम सबको इधर से हटा दें, सबको हटा दें, तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों आपस में किलिंग हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे।